हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज के टॉपिक में हम प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में देखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं या क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? मतलब ये पूरे भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो सबसे शक्तिशाली था? लेकिन आप इस स्थिति को अभी के टाइम में समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह क्षेत्र था मगध, मतलब कि बिहार। जो आज के समय बिहार है, जो आज बिहार है हमारा, वो पूरे भारत में सबसे कमजोर और सबसे हर चीज में सबसे निम्न स्तर में देखा जाता है। लेकिन कभी ऐसा समय हुआ करता था, कभी ऐसा टाइम हुआ करता था जब पूरे भारत में, पूरे अखंड भारत में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र जो था वो था मगध। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कैसे मगध पे जो शासन करने वाले राजा थे, मगध पे साम्राज्य स्थापित करने वाले राजा थे, जैसे कि हर्यक वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत को एक नई दिशा प्रदान की, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। तो सबसे पहले मगध पर जो शासन स्थापित की, साम्राज्य स्थापित की, वो हर्यक वंश ने स्थापित की। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। ये प्राचीन भारत के वंशज हैं, ये प्राचीन भारत के साम्राज्य हुए। और इसके बाद कई साम्राज्य, कई राजाओं ने अपने अपने, कई वंशजों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। लेकिन इनका प्रमुख स्थान है, भारतीय इतिहास में इनका प्रमुख स्थान है, क्योंकि इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हर्यक वंश ने अपनी साम्राज्य बिहार पर, मगध पर अपनी साम्राज्य स्थापित की और इसका काल था 544 बीसी से 412 बीसी। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु ने गद्दी संभाली। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन गद्दी संभाला और उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक गद्दी संभाला। लेकिन जब ये संस्थापक अपना साम्राज्य स्थापित करते थे, जब ये वंशज अपना जो थे साम्राज्य स्थापित करते थे, तो कुछ पीढ़ी बाद, कुछ वंश के बाद इनके जो शासक थे वो कैपेबल नहीं थे, वो अयोग्य होने लगे थे, उनकी जो शक्ति थी वो कम होने लगती थी। तो जब इनकी शक्ति कम होने लगती थी तो उस पर दूसरे वंशज अपना आक्रमण कर देते थे और वहां अपने वंश की स्थापना करते थे। जैसे कि जब हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की तो बिंबिसार बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु आया। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह ही एक साम्राज्यवादी नीति का था, यह भी काफी शक्तिशाली था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन आया और उदयन भी काफी शक्तिशाली था। लेकिन उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक आया और नागदशक बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था, दुर्बल था, अयोग्य था। इसलिए नागदशक की हत्या शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने कर दी और मगध के साम्राज्य पर, मगध की धरती पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसका कार्यकाल 412 से 344 ईसा पूर्व माना जाता है। शिशुनाग वंश के जब वंशज आए तो इनका भी अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन भी अयोग्य होने लगा, इसके पास भी जब शक्ति कम होने लगी, ये साम्राज्य अपना नहीं पकड़ सका, अपने साम्राज्य को नहीं बचा सका, तो इसकी भी हत्या नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कर दी। और नंद वंश, महापद्म ने फिर से नंद वंश की, मगध की धरती पर नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। जब धनानंद अयोग्य होने लगा, कमजोर होने लगा, अत्याचार करने लगा, तो इसकी भी हत्या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक जब कमजोर होने लगा तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने की और नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश के भी अंतिम शासक धनानंद की हत्या मौर्य वंश के संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य ने की और मगध की धरती पर मौर्य वंश की स्थापना की। तो देखते हैं कि शिशुनाग वंश का विस्तार कैसे हुआ और इसकी क्या क्या विशेषता थी। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी वैशाली स्थापित की। इसके पहले हमने देखा था कि जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह में बनाई। लेकिन जब अजातशत्रु आया, बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु ने गद्दी संभाली, तो उसने एक पाटलिपुत्र नाम की नगर बसाई। जब अजातशत्रु का पुत्र उदयीन आया, तो उसने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना दी। मतलब कि हर्यक वंश के लास्ट होते होते पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में थी। लेकिन जैसे ही शिशुनाग वंश आया, उसने फिर से पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटाकर गंगा नदी के उत्तर में वैशाली में स्थापित कर दी और मगध साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसके साथ ही उसने अवंती पे भी अधिकार कर लिया। इसके पहले हम देखते थे कि जो बिंबिसार या अजातशत्रु था, उसने भी अवंती पे आक्रमण किया था, मतलब उज्जैन पे आक्रमण किया था। लेकिन वहां का शासक चंद्रप्रद्योत भी बहुत शक्तिशाली था, तो कोई भी युद्ध जीत नहीं पाया और उसने मैत्री कर ली थी, या तो अवंती के साथ मैरिज अलायंस कर लिया था, विवाह संबंध स्थापित कर लिए थे, या मैत्री कर ली थी। लेकिन शिशुनाग ने अवंती पर, उज्जैन पर अधिकार कर लिया। अवंती के साथ साथ वत्स और कौशल पर भी इसका नियंत्रण हुआ। और शिशुनाग के ही उत्तराधिकारी कालाशोक, याद रखना है, कालाशोक के कारण वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में। क्यों राजगृह में क्यों हुई थी? क्योंकि अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी राजगृह थी, इसलिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। लेकिन कालाशोक ने जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, तो कालाशोक के समय राजधानी वैशाली में हो गई थी, क्योंकि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी थी, इसलिए द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इसके बाद आता है नंद वंश। तो नंदीवर्धन की भी हत्या महापद्म नंद ने की और नंद वंश की स्थापना की। कब की? 344 ईसा पूर्व की थी। तो नंद वंश का जो शासक महापद्म नंद था, वो निम्न कुल का था, मतलब कि वो ऊंची जाति से नहीं था। और प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि जो राजा होते हैं या राजपद पे होते हैं, मंत्री होते हैं, वो उच्च कुल के होने चाहिए, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए। मतलब ऐसा विचार था कि जो उच्च कुल के पुरुष होते हैं, उन्हें शासन करना आता है, उनमें शक्ति होती है राज्य संभालने की। लेकिन निम्न कुल के लोग, मतलब नीची जाति के लोगों को, वो लोग अयोग्य समझते थे। तो ये महापद्म नंद था, वो निम्न कुल का था। लेकिन सबसे ज्यादा मगध साम्राज्य का विस्तार महापद्म नंद के समय ही की गई। कलिंग और कौशल पर भी अधिकार कर ली। कलिंग एक नया नाम है। कलिंग तक, अभी तक जो भी मगध के राजा हुआ करते थे, वो कलिंग पर अपना अधिकार नहीं किए थे। लेकिन महापद्म ने कलिंग तक आक्रमण की और इतना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद महापद्म नंद ने अपने आप को एकारट की उपाधि प्रदान की। अब देखते हैं कि धनानंद और सिकंदर का आक्रमण। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, वो था धनानंद। धनानंद बहुत शक्तिशाली था और इसके समय सिकंदर, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट, ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के पास इतनी शक्तिशाली सेना थी, विशेषकर हाथियों की। मतलब नंद वंश के जो सेना धनानंद थे, इनके पास बहुत अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा, नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद, उसके पास विशाल सेना थी, इसलिए वो ज्यादा साम्राज्य का विस्तार कर सका। तो ये महापद्म नंद का ही उत्तराधिकारी है धनानंद, और इसकी भी सेना विशाल ही हुआ करती थी। तो विशेषकर इसकी सेना में हाथी और घोड़ा थे और ऐसा माना जाता है कि उस समय लगभग 2 लाख पैदल सैनिक भी इसकी सेना में थे। तो इतनी बड़ी सेना होने के कारण ये ज्यादा साम्राज्य विस्तार कर सका। तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब सिकंदर, ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो सिंधु नदी को पार करके पंजाब तक तो आक्रमण कर लिया था, लेकिन उसकी सेना ने पंजाब से आगे व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया
और जब सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो इस कारण मगध के साथ उसका लड़ाई नहीं हुआ और मगध की राजधानी या मगध तक सिकंदर अलेक्जेंडर पहुंच नहीं सका। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसकी सेना को या अलेक्जेंडर को धनानंद से डर था। उसे लगता था कि धनानंद की सेना बहुत अधिक है, धनानंद बहुत शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसके जो सैनिक थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिक, वो पहले ही डर गए और उन्होंने व्यास नदी को पार नहीं किया और मगध पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो धनानंद था वो बहुत अत्याचारी शासक था, मतलब वो बहुत अधिक लोगों पर टैक्स लगाता था, और जब आपके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाएगा तो आप उस शासक से नाराज हो जाएंगे, नाखुश रहेंगे। उसी कारण इसके भी जो प्रजा थी, इस राजा के धनानंद के भी जो प्रजा थी, वो जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि वो बहुत अधिक टैक्स लगाता था और लोगों पर अत्याचार करता था टैक्स के कारण। तो वो खुद तो बहुत अमीर हो गया था, बहुत धनी हो गई थी। जो धनानंद की पूरा साम्राज्य था वो बहुत धनी साम्राज्य था, लेकिन वो फिर भी जनता के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वो बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचार करता था टैक्स लेने के लिए। और इसी का फायदा उठाया मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों के बीच असंतोष की भावना देखी कि लोग इससे नाराज है, धनानंद से नाराज हैं, नाखुश हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। और इसके साथ ही मगध पे एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना हुई, जो मगध के इतिहास में, मगध साम्राज्य के इतिहास में सबसे शक्तिशाली वंश है। तो क्या कारण थे मगध के उदय के? तो सबसे पहला कारण है कि लोहे की प्रचुर खदानें थी। जैसे कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का इलाका है, सभी जानते हैं कि वहाँ लोहे की खदान है। तो लोहे की प्रचुरता के कारण बेहतर हथियार का निर्माण हो सका, तो सेना को मजबूती मिली, सेना शक्तिशाली हो गई। नए अस्त्र जैसे महाशिला कंटक और रथ मुशल का निर्माण किया गया। गंगा की नदी घाटी जो थी बहुत उपजाऊ थी, जिससे अनाज बहुत मात्रा में उपजते थे, और जब अनाज ज्यादा मात्रा में उपजेंगे तो उससे व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि पुराने जमाने में व्यापार का बस यही था कि आप अनाज लो, अनाज दो, और बार्टर सिस्टम चलता था। तो इससे कृषि और व्यापार में भी समृद्धि हुई, क्योंकि उपजाऊ मैदान है तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो व्यापार अच्छी होगी, क्योंकि पहले सिर्फ अनाजों का ही व्यापार होता था। इससे आर्थिक संसाधन की उपलब्धता होगी, मतलब पैसे आएंगे, धन संपत्ति आएंगे। और जैसे कि पूरा जो झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सब पूरा जंगल का इलाका था, मध्य प्रदेश, ये सारे जंगल के जो इलाके थे, वहाँ हाथियों की बहुत अधिकता थी, जो आज भी अधिकता है। तो पुराने समय में जो सेना हुआ करती थी वो पहले हाथियों की सवारी ही किया करती थी, घोड़ा बहुत बाद में आया। तो हाथी की अधिकता के कारण सैन्य शक्ति भी मजबूत थी, और उसने मौर्य साम्राज्य के समय इसने क्या किया कि किले बंदी भी की, मतलब राजगीर का और जो पाटलिपुत्र में नगर की स्थापना की थी उसकी भी किला बंदी की थी। जैसे आज भी आप पाटलिपुत्र में जाओगे, मतलब कि आज का पटना, पुराना पटना में आप जाओगे तो हर जगह बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जैसे कि पश्चिम दरवाजा, और भी कई जो अब पूरे तरह से खत्म हो गए हैं। बहुत बाउंड्री है, बहुत दरवाजे बने हुए हैं, तो वो नगर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार के इतिहास को देखा कि कौन कौन से शक्तिशाली राजा ने बिहार पर अधिकार किया और पूरे भारत को एक नई दिशा प्रदान की, जैसे कि हर्यक वंश ने की थी। शुंग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।